साथियों नमस्कार, आपका मनोविज्ञान की पाठशाला में स्वागत है। आज हम अधिगम की सीरीज के अंतर्गत चौथी वीडियो जो हमारी है वो आपके समक्ष आ रही है। इससे पूर्व आप लोगों ने अधिगम के अंतर्गत परिभाषाएं, अधिगम के प्रकार, अधिगम के स्तर और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं। ठीक है साथियों, तो हम अधिगम के सिद्धांत को प्रारंभ करने से पूर्व जो हमारी श्रृंखला चल रही है प्रश्नों की, 5 प्रश्नों की श्रृंखला, और उस 5 प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत हम पुनः आपके समक्ष पिछले वीडियो के प्रश्नों का विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रश्न हमने इससे पहले की वीडियो में जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें आप लोगों को दिए हुए थे, जिसको आपको कमेंट के माध्यम से इसके उत्तरों को निर्धारित आपके द्वारा करना था। और इसके बाद मैंने बताया था कि आप लोगों को हम ये विश्लेषण उससे अगली वीडियो में, वीडियो के प्रारंभ में आपको हम देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि पहला प्रश्न है हमारा, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक अध्ययनों उपरांत अध्ययन करता है। तो ये बात जो है हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये अरस्तु महोदय के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? अरस्तु के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट हमारा है कि दूसरा प्रश्न, जब बच्चे को उसकी दादी माँ उसकी माँ से अलग गोद में लेती हैं, उसकी माँ से दादी अपनी गोद में लेती हैं तो वह बच्चा रोने लगता है। ठीक है, जब वह बच्चा रोने लगता है तो ये किसका कारण है? कारण नंबर 1 अजनबी दुश्चिंता, कारण नंबर 2 वियोग दुश्चिंता, कारण नंबर 3 संवेगात्मक दुश्चिंता और कारण नंबर 4 सामाजिक दुश्चिंता। तो साथियों ये जो अधिकतम हम लोग जाते हैं वियोग दुश्चिंता। तो बच्चा किस में है? अभी बच्चा छोटा है, उसको वियोग जो है वो वियोग और संयोग, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो हमारे संवेगात्मक में आएंगी। तो जो संवेग है, अब वो माता से अलग हो रहा है तो उसमें संवेग दुश्चिंता होगी। संवेगात्मक मतलब वो संवेग को प्रस्तुत करेगा जिसके कारण वो रोएगा। ठीक है, वो दूर होने का प्रभाव उस पर आएगा तो वो संवेगात्मक में आएगा। वियोग दुश्चिंता नहीं होगा, न सामाजिक दुश्चिंता होगा और ना ही अजनबी, क्योंकि दादी हैं तो वो ऑटोमेटिकली कि दादी को वो जानता ही है, परंतु वो माँ से अलग नहीं होना चाहता, वो संवेगात्मक दुश्चिंता में आएगा। तो साथियों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। मतलब है कि समस्या समाधान को में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, तो वो हमारा कौन सा उत्तर होगा? हमारा पहला उत्तर है मोर्चाबंदी, दूसरा है अंतर्दृष्टि, तीसरा है मानसिक प्रारूपता और चौथा निर्धारण। तो साथियों हम देखते हैं कि जो मानसिक प्रारूपता है, हम इसको ये कह सकते हैं कि मानसिक आधार पे किसी चीज़ को निर्धारित करना, वह समस्या के समाधान में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। मोर्चाबंदी, किसी चीज़ की हम मोर्चाबंदी कर दें या उसको हम निर्धारित कर दें या हम उसको रोकने का, मोर्चाबंदी का मतलब होता है रोकने का प्रयास किया जाए। अब हम अपने विचारों का जब एक दायरा प्रदान कर देंगे, अब वो दायरा जब हम प्रदान किया जाएगा तो उसकी वो मोर्चाबंदी हो गई। अब वो मोर्चाबंदी जो है वो समस्या समाधान को क्या करेगी? बाधित करेगी। ठीक है, क्योंकि समस्या समाधान को क्या चाहिए? ओपन एंडेड, स्वतंत्र वातावरण। और जब स्वतंत्र होगा तभी क्या होंगे? विचार अलग अलग जगहों से आएंगे, अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से आएंगे, तो वो जो समस्या समाधान का अच्छा विकल्प माना जाता है। नेक्स्ट है निर्धारण। निर्धारण भी नहीं होगा, क्योंकि निर्धारण से हम देखते हैं कि किसी चीज़ को एक दायरे में खींच देना, वो निर्धारण के तौर पे आता है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि कह सकते हैं अचानक से किसी भी समस्या के समाधान को जब हम समग्र रूप से हम किसी समस्या को देखते हैं और अचानक से उसका हमारे समाधान समक्ष प्रस्तुत होता है, तो वो हमारा अंतर्दृष्टि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी के क्रम में हमारा चौथा प्रश्न है, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित माना जाता है? मतलब हमें देखते हैं कि गणित में निर्योग्यता को हम किस
आकलन में सर्वाधिक रूप से उचित मानते हैं? तो हमारा अभिक्षमता परीक्षण, हमारा है स्क्रीनिंग परीक्षण, हमारा है उपलब्धि परीक्षण और हमारा है निदानात्मक। तो ये हमारा निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। अगला अंतिम हमारा प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रकट करते हैं उनके पास होता है। अब ऑप्शन में हमारे पास 4 ऑप्शन है, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, नैपुणता अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास और निष्पादन उपागम। तो इसमें हमारा उपागम अप्रोच कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? उपागम अप्रोच। उपागम को क्या बोलते हैं? अप्रोच कार्य करेगा। तो किसी कार्य के निष्पादन अप्रोच को हम अभिविन्यास जो है वो गणित में शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान दक्षता में हार्दिक इच्छा प्रकट करते हैं, तो वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो साथियों, इसी क्रम में मैंने देखा कि 5 प्रश्नों को आपके श्रृंखला को दिया गया था, जिसके विश्लेषण को आपने बेहतर समझा होगा। तो इसी के क्रम में हम अगले 5 प्रश्नों को आपको बताएंगे और वो प्रश्नों को आपको उत्तर देना है और वो कमेंट के माध्यम से देंगे। उसके बाद में हमारा टॉपिक शुरू होगा। ठीक है साथियों, तो आगे के हम प्रश्नों को देखते हैं इस प्रकार। साथियों, इसी के क्रम में मैंने जो आपको अधिगम के थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में जो बताया है, उसके बाद में हम इन 5 प्रश्नों को, इस श्रृंखला को आपको लगातार कंटिन्यू करते हुए आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो इन 5 प्रश्नों के विश्लेषण को हम अगली वीडियो में आपके समक्ष रखेंगे और इन 5 प्रश्नों को आपको कमेंट के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन माना जाएगा। तो आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो कमेंट के माध्यम से हमको उपलब्ध करा सकते हैं, जिसको हम देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा जो था वो है, अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति में की गई अनुक्रिया कहलाती है। तो इसमें आत्मीकरण, सहचर्य नियम, अभिवृत्ति, सादृश्यता, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा आपको कमेंट के माध्यम से हमको बताना है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, सफल प्रतिक्रियाओं के चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सफल प्रतिक्रियाओं के चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया? पावलोव, स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक। तो ये प्रश्न में से कौन सा ऑप्शन होगा आप कमेंट के माध्यम से हमारा बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है, वास्तविकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलोव है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, कार्ल जुंग है, फ्रायड है, एरिक एरिक्सन है। तो वास्तविकता के सिद्धांत व पुल के सिद्धांत पर कार्य किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा है, आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है, ये बात कौन कहता है? गेट्स महोदय कहते हैं, स्ट्रैंग कहते हैं, स्किनर कहते हैं या क्रो एंड क्रो कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस में से एक आपको चुनना है। नेक्स्ट हमारा है, नव फ्रायडवादी की उपाधि किस मनोवैज्ञानिक को दी गई हुई है, ये आपको बताना है। तो साथियों, हमारा नव फ्रायडवादी कौन है, किसको यह उपाधि दी गई है? कि कार्ल युंग है, कोफका है, फ्रायड है, एरिक एरिक्सन है। तो ये 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शंस को हमारे समक्ष बताना है। ठीक है साथियों, तो ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हुए हैं। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग उपलब्ध कराएंगे और इसी के आगे हमारा जो चैप्टर जो शुरू हो रहा है, अधिगम के सिद्धांत, ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा है और इसमें हम देखते हैं कि जो हमने आपको अभी तक जो पढ़ाया है, अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम के प्रकार, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो इन चैप्टर्स को हम 3 वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं। जो पिछले आपके पढ़े हुए हैं, आपने नहीं देखा है तो उनको देख करके फिर हमारे इस चैप्टर को देखिए, जो आपको काफ़ी समझ आएगा। ठीक है, तो साथियों, ये जो हमारा चैप्टर है अधिगम के सिद्धांत, इसमें हम देखते हैं कि हम अधिगम के सिद्धांत को 3 भागों में तोड़ते हैं, एक व्यवहारवादी, एक संज्ञानवादी और मनोविश्लेषणवादी। तो साथियों, हम जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को आप सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करें और आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, वो हमारा लाइक और कमेंट्स
निर्धारित करता है, क्योंकि किसी चीज को करने के लिए उसका एक पुनर्वलन होना आवश्यक है। ठीक है, व्यक्ति का पुनर्वलित होना आवश्यक है, नहीं तो वो क्या हो जाता, डिमोटिवेट हो जाता है। और पुनर्वलन जब मिलता है तो वो स्व अभिप्रेरित होता है, आत्म अभिप्रेरित होता है। और अभिप्रेरणा कौन जगा रहा है, आप लोग जगा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अधिगम के सिद्धांत में हम अधिगम से संबंधित आने वाले सिद्धांतों को देखेंगे। इन सिद्धांतों में हमारे 3 प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक शामिल होंगे, जिसमें हमारा व्यवहारवादी होंगे, जिसमें हमारे संज्ञानवादी होंगे, जिसमें हमारे मनोविश्लेषणवादी होंगे। ठीक है, तो हम व्यवहारवादियों में हम प्योर व्यवहारवादियों को देखते हैं। वैसे तो हमारे ये सारे के सारे जो हैं संज्ञानवादी और व्यवहारवादी ये एक ही श्रेणी में आते हैं, परंतु हम इनको यहाँ पर अलग अलग स्वरूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे जो प्योर व्यवहारवादी हैं वो हैं थॉर्नडाइक, जिन्होंने सिद्धांत दिया है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। दूसरे हैं क्रिया प्रसूत के स्किनर महोदय। इनको हम कहीं न कहीं के संज्ञानवादी के रूप में देखते हैं, परंतु ये व्यवहारवादियों में रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है शास्त्रीय अनुबंधन, पावलोव। ठीक है, उसके बाद में हमारा है सामीप्य अधिगम का सिद्धांत, गुथरी, एडविन रे गुथरी। नेक्स्ट हमारे हैं व्यवहारवादी प्रबलन के सिद्धांत के अंतर्गत जो आते हैं हल, सीएल हल, पुनर्वलन का सिद्धांत देते हैं। अगला जो सिद्धांत दिया है, प्रतिपादन किया है, वो हमारा SOR। SOR को हम कहते हैं स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ठीक है साथियों, स्टिमुलस का अर्थ है उद्दीपक, ऑर्गेनिज्म प्राणी, और रिस्पॉन्स मीन्स अनुक्रिया। उद्दीपक, अनुक्रिया और उद्दीपक प्राणी के बीच में जो अनुक्रिया निर्धारित होती है जिससे अधिगम साधित होता है, ये जो सिद्धांत दिया है वो वुडवर्थ महोदय के दिया था। अब देखते हैं कि हमारा संज्ञानवादी 2 भागों में क्या है, टूटा हुआ है। संज्ञानवादी हमारे 2 भागों में निर्धारित हुआ है। तो एक तो हमारा प्योर संज्ञानवादी हम कह सकते हैं या संरचनावादी कह सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, गेस्टाल्टवादी। तो ये दोनों हमारे संज्ञानवाद के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो संज्ञानवादी या संरचनावादी, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे प्योर संज्ञानवादी में देखते हैं वो हमारे पियाजे महोदय का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक अधिगम का, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये संज्ञान के अंतर्गत आता है। इनका कहना है कि बच्चा प्रत्येक अवस्था में एक अपना अलग क्या है, अधिगम प्राप्त करता है। ठीक है, और हर अवस्था का एक अपना निश्चित गुण होता है। तो ये बात कौन कहता है, संज्ञानवादी कहते हैं। ठीक है, और संज्ञानवादी में हमारे पियाजे। नेक्स्ट हमारे बंडूरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिन्हें सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं टॉलमैन महोदय, जिन्होंने चिन्ह का सिद्धांत, प्रच्छन्न गुप्त चिन्ह का सिद्धांत दिया है। अगले हैं हमारे महोदय वाइगोस्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत पे बल दिया है। इन्होंने भाषा को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने जो पियाजे ने, इन्होंने विचार को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। ये कहते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में विकसित होती है, बालक में परिपक्वता पहले निर्धारित होती है, मानसिक विकास बाद में होता है। ठीक है, इनके अनुसार वाइगोस्की कहते हैं कि बालक समाज से जैसे जैसे जुड़ता जाएगा उसका विकास वैसे वैसे होता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे जेरोम ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे बल दिया। इन्होंने 3 प्रकार के विकास की बात की है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि ये संज्ञानवादी हमारे थे। ठीक है साथियों, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे हैं गेस्टाल्टवादी। तो गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत दिया है या गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक रहे हैं वो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं वर्दिमर। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, वर्दिमर। ठीक है,
अब गेस्टाल्टवाद की स्थापना तो वर्दीमर के द्वारा की गई, लेकिन इसको बढ़ाने का कार्य, आगे संचालित करने का कार्य जो है वो कोहलर महोदय के द्वारा किया गया, क्योंकि कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था वो सूझ का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। इसे इनोसेंट थ्योरी कहते हैं, आहा सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आहा सिद्धांत। अचानक से जब व्यक्ति में क्या आती है? सूझ आती है, तो वो समस्या समाधान को निर्धारित करता है। ठीक है, अगला हमारा है, अगले जो व्यक्ति हैं वो है कोटलेवी, क्षेत्र का सिद्धांत। ठीक है, फील्ड ऑफ थ्योरी वो किसके द्वारा दी गई है? कोटलेविन। ये भी हमारे कैसे थे? गेस्टाल्टवादी थे। कोफका, ठीक है, वर्दीमर, कोहलर, कोफका, कोटलेविन, ये सारे हमारे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने गेस्टाल्टवाद को क्या किया? फॉलो किया है। ठीक है, अब अगले इसी क्रम में हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सिद्धांत में आता है मनोविश्लेषणवादी। साथियों महत्वपूर्ण है मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी में हम देखते हैं हमारे कौन है? फ्रायड महोदय हैं, कार्ल यूंग है। फ्रायड जो कार्ल यूंग के गुरु थे और जो कार्ल यूंग फ्रायड के शिष्य थे। इन दोनों लोगों ने मनोविश्लेषणवाद को आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति में अधिगम 3 अवस्थाओं के आधार पे निर्धारित होता है। इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्वों को निर्धारित किया, 3 प्रकार के मनों को निर्धारित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने सिद्धांत में 3 प्रकार से अधिगम की प्रक्रियाओं को साधित करते हुए बताया है, वो मनोविश्लेषणवादी में आते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से मैंने देखा कि जो अधिगम है, अधिगम के जो सिद्धांत हैं, मैंने 3 भागों में उनको क्या किया था? वर्गीकृत किया था। पहला हमारा व्यवहारवादी, संज्ञानवादी और आपका मनोविश्लेषणवादी। व्यवहारवाद के अंतर्गत देखा, संज्ञानवाद को 2 भागों में देखा और मनोविश्लेषणवाद को देखा। अब देखते हैं जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे, पहला सिद्धांत हमारा जो होगा थॉर्नडाइक महोदय का होगा। ठीक है, और थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, इन्होंने स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या अधिगम बंध का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम बंध का सिद्धांत। इन्हें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी मानते हैं। थॉर्नडाइक जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम जो है द एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है द एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्रम में बढ़ते हुए हम आगे देखते हैं कि जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने मनोविज्ञान के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं में भाग लिया है। जैसे अधिगम में इन्होंने प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया है, सीखने के नियम दिए हैं। ठीक है, और बुद्धि के में इन्होंने बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा बुद्धि का एक कारक नहीं होता है बल्कि बहुत सारे कारक होते हैं, जिसके कारण इनके सिद्धांत को बालू का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने अधिगम स्थानांतरण में समरूप समान तत्वों का सिद्धांत दिया है। तो जैसे मैंने साथियों बताया था, समरूप तत्व आपका कैसे? आधार 1/2 आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये किसका सूत्र होता है? त्रिभुज का सूत्र होता है। और वही आयत का क्षेत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो यहाँ लंबाई और चौड़ाई और ये आधार ऊंचाई है, ये दोनों समान तत्व हैं। ठीक है, समरूप तत्व हैं, जिनको हम क्या है प्रायः एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जब समान रूप से प्रयोग करते हैं तो वो एक जगह में लिया हुआ अधिगम दूसरी जगह क्या करता है? सहायक और सहयोगी हो जाता है। ये अधिगम स्थानांतरण में इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा, इन्होंने कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण को बताया है। 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं: प्रत्यक्ष विचारक,
सूक्ष्म विचारक और स्थूल विचारक। प्रत्यक्ष विचारक जो मौकाए वारदात पर जा करके निरीक्षण करते हैं वो प्रत्यक्ष विचारक होते हैं, जैसे हमारा पुलिस अफसर, ठीक है। वो क्या होता है, मौका वारदात पे जा करके उसका निरीक्षण करके क्या करता है, उसकी जांच करता है। हमारे सूक्ष्म विचारक, हमारे जैसे जज, न्यायवादी, तो वो क्या करते हैं कि दोनों पक्षों को सुन करके उसके बाद में विश्लेषण करते हैं कि कोई उनके लिए ना तो कहते हैं वादी और ना ही प्रतिवादी, उनके लिए समान रूप से होता है। जरूरी नहीं है कि जिस पर क्राइम का आरोप लगाया गया हो वो उसने ही किया हो। तो इस आधार पे वो क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म आधार पर निर्णय लेते हैं। तो ऐसे जो विचारक होते हैं वे हमारे कैसे किसमें, सूक्ष्म विचारक के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारे जज आते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों स्थूल विचारक। स्थूल विचारक जो मोटा मोटी अपना फायदा या नुकसान को देखते हुए चीज़ों को निर्धारित करते हैं, वे जैसे वो हम देखते हैं कि हमारे स्थूल विचारक में जो आते हैं नेता में आप देखते होंगे कि आजकल के नेता वादे करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो मैं आपको आपके खाते में 15-15 लाख रुपए भेजूंगा, ठीक है। इस प्रकार से वादे कि आपको 50-50 हज़ार की चेक मिलेगी, हमारे जैसे ही सरकार में आते हुए आप लोगों को नौकरियां मिलेंगी। परंतु ऐसा क्या होता है, वो सिर्फ वोट के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो तुरंत जब सोचते हैं जो वो तुरंत का देखते हैं कि जनता उनके किस विचार के आधार पे उनकी तरफ मुड़ेगी, तो वो वैसे ही क्या करते हैं, उसी के आधार पे अपनी मैनिफेस्टो बनाते हैं और उसी के आधार पे नई नई स्कीम्स निकालते हैं और जनता को प्रलोभित करते हैं। तो हम कहते हैं कि जो स्थूल विचारक जो होते हैं वे नेता हैं, व्यापारी हैं। व्यापारी आपके किसी भी चीज को खरीदने से पहले वो क्या है, उसका आकलन करता है, मोटा मोटी आकलन कर लेगा कि इसमें मुझे फायदा है अथवा नुकसान है। तो वो इस आधार पे क्या कर लेता है, निर्धारित कर लेता है कि जो उसके व्यक्तित्व को हम निर्धारित कर लेते हैं कि वो स्थूल विचारक है। वो मोटा मोटी चीज़ों को देख करके अपने फायदे की चीज़ों को सिर्फ चुनता है, ठीक है साथियों। तो मनोविज्ञान की पाठशाला या बाल मनोविज्ञान की पाठशाला जो हमारा चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन होगा वही हमारा एक मनोबल होगा, ठीक है साथियों। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत हमें अधिगम में पढ़ना है वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ना है। और प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में हम देखते हैं कि जो इसके प्रतिपादक हैं वो थॉर्नडाइक महोदय हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने इस सिद्धांत को 1998 में प्रतिपादित किया हुआ था, ठीक है। कब प्रतिपादित किया था, 1998 में, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने सीखने के नियम 1905 में दिए थे, ठीक। तो इस सिद्धांत के कुछ अन्य नामों से भी ये सिद्धांत जाना जाता है। अभी तो आपको ये दिख रहा है प्रयास व त्रुटि, परंतु परीक्षा में हमारा कोई आवश्यक नहीं है कि उस सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि के ही नाम से पूछा जाए। इसके विभिन्न नाम हैं, कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने अन्य नाम बोल करके इसमें आपको अवगत कराया है सिद्धांत के कुछ अन्य नाम। जैसे आपका पहला है उत्तेजना व त्रुटि का सिद्धांत। उत्तेजना, उद्दीपक को देखकर हमारे प्राणी के अंदर क्या आती है, उत्तेजना आती। मछली के मांस के टुकड़े को देख करके बिल्ली में क्या आती थी, उत्तेजना आ जाती थी। और उस उत्तेजना के फलस्वरूप बिल्ली क्या कर रही थी, छटपटा रही थी, बार बार पिंजरे में क्या है, हाथ पंजा सब कुछ मार रही थी। जब वो ऐसी प्रक्रियाओं को कर रही थी तो उसमें क्या हो रही थी, त्रुटियां हो रही थी। और उस त्रुटि के माध्यम से बिल्ली क्या हो रही थी, सीखने का प्रयास कर रही थी। नेक्स्ट हमारा उत्तेजना। उत्तेजना वही उत्तेजना या अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक
अनुक्रिया के सिद्धांत में उद्दीपक के रूप में हम मछली को देखते हैं, और अनुक्रियाएं जो होती हैं वो गलत अनुक्रियाओं को देखते हैं। ठीक है। यसार सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, सफल प्रतिक्रियाओं के चयन का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम बंध का सिद्धांत। अधिगम बंध, बंध जितना मजबूत होगा अधिगम उतना ही अच्छा साबित होगा। अधिगम का उसके बंध पर निर्धारित होता है कि जैसे जितनी अनुक्रियाएं गलत कम होती चली जाएंगी, अधिगम बंध उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है। आवृत्ति और चयन का सिद्धांत। ठीक है। आवृत्ति मीन्स होता है दोहराना, चयन मीन्स होता है कि सही अनुक्रिया का चयन करना। ठीक है। तो बार बार बिल्ली क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी और बार बार अनुक्रियाओं का चयन कर रही थी, तो वो आवृत्ति और चयन के सिद्धांत। परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। परिश्रम, बार बार प्रयास करना। धैर्य का मतलब है उस त्रुटि में, त्रुटि जितनी कम होती चली जाएंगी, अधिगम उतनी जल्दी क्या होता जाएगा, साधित होता चला जाएगा। तो ये क्या है, हमारे अधिगम के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये इतने इसके उपनाम हम हमारे दे रखे हुए हैं कि इतने नामों से इसे कहीं ना कहीं आपको परीक्षा की दृष्टि में पूछा जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए मैंने सारे जितने नाम हैं उनको खोज करके अधिकतम लाने का प्रयास आपके समक्ष किया हुआ है। तो साथियों, अब देखते हैं कि ये हमारा चैनल है, अपने साथियों को, अपने मिलने वालों को, अधिकतम लोगों को इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करने का प्रयास कराएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होगा। ठीक है। अगले हम क्रम में देखते हैं कि जो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, बिल्ली पे किया था, और एक भूखी बिल्ली को कहाँ बंद किया था, पिंजड़े में। साथियों, कुछ हमारा इनोवेटिव है, उसको करने का प्रयास किया है। कृपया इसको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, कम समय में अधिकतम देने का प्रयास किया है। तो जैसा भी बना है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, परंतु इस टाइम हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संसाधन की उपलब्धता अनुपलब्धता के कारण। तो जो भी है वो प्योर है। प्योर का मतलब कह सकते हैं कि मेड हैंड। ठीक है। तो हमने एक दर्शाया है कि एक बिल्ली है जो पिंजड़े में बंद है, भूखी बिल्ली है ये, जो पिंजड़े में क्या है, बंद है। पिंजड़े में एक दरवाज़ा लगा हुआ है और दरवाजे पिंजड़े के बाहर एक मछली के मांस से भरी हुई एक प्लेट रखी हुई है। ठीक है। तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो बिल्ली क्या है, अंदर भूखी बिल्ली क्या है, बंद है। तो साथियों, हम क्या करते हैं कि इस बिल्ली को देखिए, जब भूखी बिल्ली है तो उसकी क्या होगी, सर्वप्रथम आवश्यकता होगी, और आवश्यकता क्या है, वो आवश्यकता है भूख, और उस भूख के द्वारा उसे चाहिए क्या, उसको चाहिए मछली के मांस का टुकड़ा, क्योंकि आवश्यकता ही अधिगम की जननी है और आवश्यकता ही अभिप्रेरणा को निर्धारित करती है। तो वह आवश्यकता है उसकी भूख को मिटाना, मछली के मांस के टुकड़े को प्राप्त करना। और मछली के मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या करती है, बहुत सी गलत अनुक्रियाएं करती है। इधर मारती है पिंजड़े में, उधर मारती है, उधर मारती है, हाथ पैर मारती हुई करती है, पाने का प्रयास करती है, बहुत सारी गलत अनुक्रियाएं करती है। तो अब क्या होता है कि इसी में एक लीवर लगा होता है जो यहाँ पे होगा, और क्या होता है कि उस लीवर पर उसका संयोगवश अचानक से क्या होता है, हाथ पड़ जाता है, और हाथ पड़ने के मात्र से ही ये क्या होता है, दरवाजा खुल जाता है और बिल्ली आती है और मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। तो क्या हुआ कि ये तो प्रथम दृष्टया हुआ। अब दूसरे बार में क्या किया कि उसने पुनः इस प्रक्रिया को दोहराया और उसको, बिल्ली को फिर पिंजड़े में डाल दिया गया। फिर बिल्ली भूखी थी और उस भूखी बिल्ली के द्वारा
क्या किया गया कि फिर पुनः वही अनुक्रिया दोहराई गई। परंतु जो पहली बार में अनुक्रिया दोहराई गई थी उसमें क्या हुआ था कि कम से कम 100 बार उसने क्या किया, गलत अनुक्रियाएं की थी। इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, सब कहीं मार रही थी, इधर पंजे मार रही, इधर काट रही, उधर काट रही। परंतु इस बार उसने क्या किया कि पीछे ना जा करके उसने सामने के फ्रंट में ये अनुक्रियाएं करना प्रारंभ किया। उसने जो प्रयास किया, मान लिया कि 90 प्रयास में ही सेकंड बार में क्या किया, भोजन प्राप्त कर लिया। अब थर्ड बार में क्या हुआ कि उसने 50 प्रयास में ही प्राप्त कर लिया। फोर्थ बार में उसने 40 ही प्रयास में प्राप्त कर लिया। फिफ्थ बार में हम कह सकते हैं 20 प्रयास में प्राप्त कर लिया। अब वो समझ चुकी थी कि गड़बड़ कुछ यही है, यहीं पे हमारे प्रयास के द्वारा क्या हो रहा है, भोजन मिल रहा है। तो वो क्या कर रही है, यहीं पे अब अनुक्रिया करना। अब वो क्या है, 4 ही 5 प्रयास में क्या कर रही है, भोजन प्राप्त कर रही है। फिर उसके बाद में उसको समझ में आ गया कि जो ये यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगी हुई है जिसको हम छूने से ये क्या होता है, फाटक खुलता है। तो बिल्ली अब सिर्फ उसी लीवर को दबाती है और दरवाजा खुलता है और क्या भोजन प्राप्त कर लेती है। तो साथियों इसी प्रकार से हम देखते हैं कि प्राणी के समक्ष जब उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। इन अनुक्रियाओं में बहुत सारी गलत अनुक्रियाएं होती हैं। इन गलत अनुक्रियाओं को का कम होना, इन गलत अनुक्रियाओं का कम होना तथा सही अनुक्रियाएं जब होकर उद्दीपक की प्राप्ति होती है तब उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे संबंधवाद कहते हैं। ठीक है साथियों, इसी के क्रम में उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध आसानी से नहीं बनते हैं, बल्कि इसके लिए बहुत सारे प्रयास व गलत त्रुटियां होती हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं और गलत त्रुटियां होती हैं, जिसकी तब जाकर के क्या होता है, यस और आर में संबंध स्थापित होता है। तो इन्होंने अपने इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई थी। थॉर्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत में 2 कारक महत्वपूर्ण बताए थे। पहला कारक इन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या थी, अभिप्रेरणा जो उसे भूख लग रही थी वो उसे लगातार क्या कर रही थी, प्रयासरत कर रही थी, वो अभिप्रेरित कर रही थी। ठीक है, जिसके कारण क्या है, कोई विदाउट, और कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा की आवश्यकता अभिप्रेरणा की जननी है, और आवश्यकता अभिप्रेरणा की जननी, अभिप्रेरणा के माध्यम से हमें क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, अब अभिप्रेरणा यदि व्यक्ति में आती है तो वो क्या करता है, क्रियाशील होता है, उत्तेजित होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तेजित होगा। उत्तेजित होगा तो कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा उसके माध्यम से। अब क्या हुआ कि पहला तो हमारा अभिप्रेरणा है, दूसरा हमारा है पुनर्वलन, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट में, पुनर्वलन में उसे क्या मिल रहा था, मछली के मांस का टुकड़ा। अब मान लिया कि बिल्ली प्रयास की होती और उसे महक, स्मेल सिर्फ बिल्ली को मछली के मांस की दी जाती, और स्थान पे जो उसके रखा होता वो क्या रखा होता, आर्टिफिशियल मांस, प्लास्टिक वाला। क्या बिल्ली दोबारा पुनः प्रयास करती, नहीं। ठीक है, मतलब जो है कि वो पुनः प्रयास जब करी, क्योंकि उसे एक बार मछली के मांस का स्वाद मिल गया तो उसे पुनः फिर उसने प्रयास किया। जो गलतियां सो हुई थी उस गलतियों में कमियां दर्शाई उसने। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा है इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने 7 सीखने के सोपान बताए। अब जो इस सिद्धांत में जो सोपान जो बताए गए हैं वो 7 सोपान बताए हैं सीखने के। ठीक है, इन 7 सोपानों के माध्यम से अधिगम क्या होता है, साधित होता है। इस सिद्धांत में हम 7 सोपानों को देखेंगे। ठीक है साथियों, अब देखते हैं कि सबसे पहला सोपान है चालक। चालक, चालक, ड्राइवर। उस बिल्ली को
तत्पर करने के लिए, क्रियाशील करने के लिए क्या था? भूख। ठीक है, जो भूख थी वही आवश्यकता थी, भोजन। आवश्यकता क्या था? भोजन। अब भूख क्या थी? चालक। ठीक है, अब आवश्यकता को हम लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, आवश्यकता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और वही लक्ष्य हमारा क्या होता है? भोजन था। लक्ष्य क्या था? भोजन। पहला क्या था? चालक। चालक जो जन्म लिया वो भूख के रूप में लिया, और उस भूख से हमको प्राप्त क्या करना था? लक्ष्य को। लक्ष्य हमारा क्या था? भोजन था। ठीक है, और उस भोजन के बीच में, बिल्ली और भोजन के बीच में एक अवरोध उत्पन्न हो रहा था, बाधा उत्पन्न हो रही थी, वो था पिंजड़ा। ठीक है, अब उस पिंजड़े से वो कैसे बाहर आए? अब देखिए, बिल्ली का पिंजड़े से कैसे बाहर आए, तो यहां पे हमारे सीखने के प्रमुख और गौड़ नियम दोनों कार्य कर रहे हैं अधिगम के। एक मुख्य नियम कार्य कर रहा है, एक गौड़ नियम कार्य कर रहा है। मुख्य हमारे 3 हैं, PTM। ठीक है, तत्परता, प्रभाव और PTA। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। कि बिल्ली तत्पर हुई, उसने लगातार क्या है? भूख के लिए वो अग्रेसिव हुई, तत्पर हुई। ठीक है, फिर उसे भोजन दिखा, वो लक्ष्य दिख गया। अब वो क्या कर रही है? बाधा, मतलब जो आपका पिंजड़ा है, पिंजड़ा जो उसके भोजन में क्या बन रहा है? बाधा बन रहा है। अब वो पिंजड़े को खोलने के लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं कर रही है। ठीक है, कि कैसे खुलेगा, कहां पे खुलेगा, ये क्या है? आंशिक प्रतिक्रिया का नियम हमारा बन गया। नेक्स्ट हमारा अनुक्रियाएं। अब अनुक्रियाओं में उसने देखा कि पहले उछली कूदी, पंजे मारे, दांत से काटा, लेकिन पिंजरा नहीं खुला। इधर उधर वो छटपटाई। अब बहुत सारी अनुक्रियाएं कर रही है, तो वो गलत अनुक्रियाएं भी अधिगम का एक पार्ट थी। ठीक है, क्योंकि बिल्ली को नहीं पता था कि कहां पे लीवर लगा हुआ है। अब वो गलत अनुक्रियाएं कर रही है, गलत अनुक्रियाएं कर रही है। कहीं अचानक से संयोगवश क्या होता है कि उसका हाथ लीवर पर पड़ता है और वो क्या करता है? खुल जाता है। तो जो जैसे ही लीवर पर खुलता है, वो फटाक से जाकर के भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो अब क्या होता है कि संयोगवश जो पड़ा हुआ था, तो जो अगली अनुक्रिया जो करेगी वो अगली बार, तो जो पहले जैसा हुआ था सदृश्य, यहां पे अधिगम का कौन सा नियम कार्य कर रहा है? सदृश्यता का नियम। ठीक है, सदृश्य नियम कह रहा है, अरे भाई 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 भाई, सदृश्य नियम कह रहा है कि प्राणी में जैसा पूर्व में उसने अनुभव किया है, उसी के आधार पर क्या होता है? उस नियम को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सादृश्यता में हम क्या देखते हैं? अब अगला हमारा है सही अनुक्रिया का चयन। अब देखिए साथियों कि सही अनुक्रिया के चयन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्राणी है, पहले तो उसने संयोगवश जो किया था उसको सदृश्य उसने जो प्रारंभ में प्रयास किए थे, उन प्रयास के आधार पर वो क्या करता है कि चीज़ों को निर्धारित करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसने सही अनुक्रिया का चयन किया, और वो चयन कैसे होगा? वो अभ्यास के माध्यम से होगा। वो बार बार क्या कर रही है? सीख रही है, और उस सीखने के माध्यम से क्या कर रही है? और वही अभ्यास ही उसे अधिगम की ओर ले जाता, सही अधिगम की ओर ले जाता है। बार बार जब प्रयास कर रही है, तो वो जो गलत अनुक्रियाओं का क्या होता है? गलत जो अनुक्रियाएं होती हैं वो प्राणी में होना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वो होती कब है? जब प्राणी क्या करता है?
जब प्राणी बार बार अभ्यास करता है, उस अभ्यास के माध्यम से ही क्या होता है, प्राणी में गलत अनुक्रियाएं कम और अधिगम साधित हो जाता है। अगला हमारा है दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण हमारा जो आता है वो कह सकते हैं कि बिना गलती किए हुए पिंजरा खोलना। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, बंद मजबूत हो गया है। अब बिल्ली जो है वो प्रथम बार में ही, ठीक है, प्रथम बार में ही क्या कर रही है कि पिंजरा खोल ले रही है। अब जो पहली बार में खोल ले रही है तो वो वहां पे क्या कर पा रही है, वो दृढ़ीकरण उसका हो गया है। अब वो सहचर्यात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत उसने निर्धारित कर लिया है, ठीक है, उसने क्या कर लिया, सहचर्यात्मक अधिगम स्थानांतरण के अंतर्गत निर्धारित कर लिया है कि जो परिणाम उसको मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव मिल रहे हैं, और उस पर जो प्रभाव जी कैसा पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है। तो साथियों इस प्रकार से हमने देखा कि अधिगम के 7 सोपान बताए गए हैं। इन 7 सोपानों में अधिगम के 3 सीखने के नियम और 5 गौण नियम, 5 गौण नियम। गौण नियम हमारे 5 जो हैं वो हमारे हैं गौण नियम सीखने के, जिनके हम बताते हैं आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक प्रतिक्रिया, बहुप्रतिक्रिया का नियम, सदृश्यता के नियम, ठीक है, सहचर्यात्मक नियम। ये सारे हमारे क्या है, गौण नियम है। इन गौण नियम जो हैं वो उसको हम BA MCA से देखते हैं। किससे देखते हैं, BA MCA। मुख्य को हम देखते हैं PTA से देखते हैं, ठीक है। मुख्य 3 है और गौण 5 है, BA MCA, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस सिद्धांत को देखा है और इस सिद्धांत को जाना है। तो साथियों आपको हमारा अधिगम के अंतर्गत थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कैसा लगा, अपना कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराएंगे। और लगातार हम जो वीडियो डाल रहे हैं उस पर प्रतिक्रियाएं आपके द्वारा नहीं मिल पा रही हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं, परंतु लगातार प्रयास है कि आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं। जो कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, अधिकतम प्रयास ये है कि वो परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में, टीचिंग एग्जाम की किसी भी परीक्षा में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो साथियों इसी के क्रम में आप, नमस्कार, धन्यवाद।